हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, इसके पहले मैं जो नमक का दारोगा ये आप चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने पार्ट 1 में कवि परिचय और कुछ पैराग्राफ को देखा, फिर पार्ट 2 में कुछ पैराग्राफ को देखा और पार्ट 2 के अंदर यहाँ तक आपका कंप्लीट था। तो आज हम पार्ट 3 के अंदर पूरी ही चैप्टर को कंप्लीट करने के सोचेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो, आप लोग देखते भी नहीं है। आप लोग को चाहिए 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो। देखिए, इतना बड़ा चैप्टर, एक नमक का दारोगा, जो प्रेमचंद इनके राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर। प्रेमचंद मेरे तो बहुत ही फेवरेट थे, क्योंकि उन्होंने समाज में इतनी कुरीतियों को उजागर किया है। तो मतलब बहुत कुछ लिखा है जिससे हमारी समाज डेवलप कर सकता है अगर पढ़े तो वैसी कवि का परिचय, वैसी कवि की भावनाएं, कहानी थोड़ी बड़ी रहती है। तो आप लोग इतना शॉर्ट फॉर्म में चाहते हैं, लेकिन इतना शॉर्ट फॉर्म में होता है नहीं, है कि नहीं। इतनी लेंथी वीडियो हो ही जाती है, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी करके बनाना पड़ता है, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और हम लोग आराम से पढ़ाई भी कर सके। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर सब कंप्लीट। पार्ट 4 भी हो सकता है, पार्ट 4 में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था 40,000 तक की रिश्वत दी जा रही है। जब आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं वो लिंक दे दूंगा, या यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे जाके क्लिक करें, या मेरे चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद हिंदी लिखा है क्लास 10 न्यू हिंदी बुक, वहाँ पे क्लिक करें। वहाँ पे ग्रामर वगैरह सब कुछ एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखता हूँ 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव जब रिश्वत दी जा रही है। वो जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन अपने क्या कर रहे हैं, रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बोले जे नहीं। तो अब जो दारोगा साहब थे वंशीधर, वो बोले आप हमें 40,000 ही नहीं 40 लाख रुपए दीजिएगा, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप कानून के खिलाफ गए हैं, इसलिए मैं आपको हिरासत में लेता हूँ। तो उन्होंने आदेश देते हैं, बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। आप अगर अभी भी बोल रहा हूँ, कोई अगर नया बच्चा आया है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स, चैप्टर, एक्सप्लेन, एग्ज़ाम वगैरह भी लिया जाता है कभी कभी, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। और एक बात है कि आपको जो नोट्स चाहिए वो भी दिया जाता है। अब हर एक सब्जेक्ट भी कवर किया जाता है, ठीक है। और एक बात है, आप अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख कर आ जाए, तभी इसको पकड़े तब समझ में आएगा। देखिए, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, अलाउद्दीन ने एक हष्ट पुष्ट। तो यहाँ पे देखिए, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, अलाउद्दीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए। यहाँ पे थोड़ी इनविजिबल है, पर कुछ नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। हथकड़ियाँ लिए दूर अपनी तरफ आते देखा, चारों ओर निराशा और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। हाँ, ये सब मैं पढ़ाया था, फिर भी यहाँ पे फिर से थोड़ी रिपीटेशन हो जा रही है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इतने बड़े प्रतिष्ठवान व्यक्ति अलाउद्दीन, पंडित अलाउद्दीन थे, उनको क्या किया गया, उनको हथकड़ी लगाई गई। तो इतने ने वो अपने मान मर्यादा को देखते हुए हथकड़ियाँ जब लगाकर उनको लेके जा रहा था, जो दारोगा साहब थे, वंशीधर थे, वो लेके जा रहे थे। वो लेके जाते समय वो मूर्छित होकर गिर गए, ठीक है, वो बेहोश हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वही बालक वृद्ध, बालक वृद्ध। यहाँ पे मुझे भी इतना अच्छा, चलिए मैं एक वो छोड़ ही देता हूँ, सुबह के कुछ दिया है। मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था वो। अच्छा, ठीक है, मतलब हुआ क्या है, देखिए ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन की। हुआ क्या है कि जब पंडित अलाउद्दीन को हवलदार साहब गिरफ्तार कर लेके जा रहे हैं, तो ये गांव वाले देखे थे और गांव वालों को मालूम हुआ था कि आज पंडित अलाउद्दीन को मतलब हिरासत में ली जा रही है। तो ये बातें इतने महान व्यक्ति को अगर मतलब महान नहीं बोलता हूँ, सॉरी, मतलब प्रतिष्ठवान, महान बोल दिया मैं, वहाँ पे प्रतिष्ठवान, वहाँ की प्रतिष्ठवान व्यक्ति को अगर लेके जाया जाता है, तो ज़रूर ये 100% होगा कि वहाँ के गांव वाले एक दो तो टिप्पणी करेंगे ही। टिप्पणी करना मतलब आलोचना करना, अपने आप में बातें करना, जे ऐसे जो वो व्यापारी थे, इतने बड़े प्रतिष्ठवान व्यापारी थे, उन्हें आज हिरासत में लिया जा रहा है, वो ऐसा क्या काम किए, इस तरह की बातें चल रही थी। निंदा की बौछार हो रही थी। हाँ, यहाँ पे वो भी बोल रहा है, निंदा की बौछार हो रही थी, हर लोग निंदा कर रहे थे, क्यों ऐसे उन्हें काम नहीं करना चाहिए था। दूसरे दिन पंडित अलाउद्दीन अभिव्यक्त होकर
कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। यहाँ पे और बड़ी बात उनके लिए आ गई कि उन्हें अदालत में ली जा रही थी। पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद अदालत में पेश किया गया। जब वे अपनी लज्जित से माथा नीचे किए हुए जा रहे थे तो उनकी जो लज्जित से उनका शरीर जो झुक चुका था, वह अपने सर को झुका लिए थे और गांव वाले इस पे टिप्पणी कर रहे थे। उनकी थोड़ी बदनामी भी इधर उधर होने लगी थी, ठीक है। किंतु अदालत में पहुंचते की देर थी। पंडित अलाउद्दीन इस अघातवन के सिंह थे। अधिकारी की उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, अनेक आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। देखिए, वहाँ के जितने भी लोग थे सभी लोग उनका ही मतलब गुलाम थे माना जाए तो। चाहे वो आप वहाँ के अधिकारी को ले लीजिए, चाहे वहाँ के वकील को ले लीजिए, चाहे वहाँ के चौकीदार को ले लीजिए, सब क्या थे? सब ही जो पंडित अलाउद्दीन है उनके गुलाम थे, ठीक है। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बोल रहा हूँ। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलाउद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। बहुत अच्छी बात है। लोगों के मन में आश्चर्य हो रहा था कि लोग बस यही सोच रहे थे कि भाई इतने जो प्रतिष्ठवान व्यक्ति थे, सभी को अपने मतलब सभी कानून को खरीद कर रखने वाले व्यक्ति आज कानून के शिकंजे में कैसे आ गए, कानून के पंजे में कैसे पड़े, यही बातें चल रही थी। सभी लोग यही बातें कर रहे थे। ऐसे मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो और वह क्यों कानून के पंजे में आए भाई? ठीक ही बात है। उनका सोचना था, वहाँ के लोगों को सोचना था, जिसके पास इतना धन है, दौलत है, शोहरत है, फिर वे कानून के पंजे में कैसे आ जाते हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद दिया है, अनेक मनुष्य उनके सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। बहुत अच्छी। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, आपको याद करना है। पंडित अलाउद्दीन ने जो गलतियाँ की थी उसको रोकने के लिए, गलतियाँ तो की थी, कानून के पंजे में भी आए थे, पर उन्हें बचाने के लिए पूरे वकील का सेना ही आ गया। और हम लोग एक वकील ढूंढने जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, और उनको बचाने के लिए वकील का पूरा ग्रुप ही आ गया। अब बताइए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो तो पैसे वाले व्यक्ति थे, किसी को भी खरीद लेते थे भाई। उनको पैसे के ऊपर घमंड था, और हर कोई को अपने मतलब जेब में रखे हुए थे, पैसे दे देकर, है कि नहीं, रिश्वत खिला कर। इसीलिए सभी लोग दौड़ते थे, जितने भी थे सभी उनके चेले ही थे। न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध ठन गया। अब न्याय का मैदान हो रहा है। न्याय का मैदान ही देखिए, एक वो न्याय का मैदान था, ठीक है। वहाँ पे धर्म और धन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था। इससे पहले भी युद्ध हो ही रहा था, जब से पकड़ा गया पंडित अलाउद्दीन। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। हाँ, वंशीधर के पास एक ही शक्ति थी, वो था सत्य, ठीक है। उसके बाद ना अस्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र और गवाह न थे। उनके पास कुछ नहीं था, एक तो था सत्य का मार्ग, ठीक है। किंतु लोभ से डाढ़ा यहाँ वहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। मुंशी वंशीधर जो थे, दारोगा थे, वो उनको लेकर गए थे, तो उनको न्याय भी थोड़ा खींचा सा नज़र आ रहा था। वो जानते थे कि आज न्याय वाला है, जो न्याय कर रहा है, जो वहाँ का चौकीदार है, जो वहाँ का वकील है, सबका सब मतलब रिश्वत लेने वाले हैं। तो वो न्याय क्या सच्चा न्याय करेंगे? तो देखें कि न्याय का तो जीत होने वाला ही नहीं है। यहाँ पे न्याय भी उनको खींचा सा नज़र आ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। मैंने पहले ही बोला, वही बातें हो रही थी कि लोग पक्षपाती कर रहे थे, न्याय के ऊपर जा ही नहीं रहे थे, अन्याय को ही सच बना रहे थे वो लोग। क्योंकि वो लोग थोड़ी रिश्वत लेने वाले थे ना, खाने पीने वाले, तो वो बातें थी। और एक इतने
जो प्रतिष्ठवान व्यक्ति था, ठीक है, अलाउद्दीन, और उन्हीं से तो वो लोग भी चलते थे। तो किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहुत अच्छी बात है ये, अगर पॉइंट आ गया जो आपको बना के लिखना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छी पॉइंट है। अगर ऐसा पॉइंट पे वो या आशय स्पष्ट भी दे सकता है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए, जहाँ पे पक्षपात हो, आप मान के चलिए आप अगर चोरी किए हैं, साधारण सी बात है, आपका सपोर्टर में अगर 20 आदमी खड़ा है कि नहीं भाई ये चोरी नहीं किया, और जो बोल रहा है, जो बंदा बोल रहा है, जो लड़का या जो आपको इल्ज़ाम लगा रहा है कि नहीं ये इंसान ने चोरी किया, आपके पास कितना गवाह है? मेरे पास 2 गवाह है। और जो मेरे पास 2 गवाह है, मान के चलिए 5 ही गवाह है, मेरे पास 5 गवाह है जो आप चोरी किए, और वो बोला है मेरे पास 20 गवाह है कि मैं चोरी नहीं किया। तो बोलिए जीत किसकी होगी? वो पक्षपाती वाला है कि नहीं? तो वही बात ही हो रही है, जो जहाँ पे पक्षपात हो वहाँ पे न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजजीव में लिखा, पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वे एक बड़े भारी व्यापारी थे, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम ना करेंगे। देखिए यहाँ पे जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है, वह बोला कि ठीक है, मैंने सब गवाह कानून को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत यह बातें मतलब रखती है कि क्या रखती है, जो अलाउद्दीन है वह इतना छोटा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन है। इतने बड़े बिजनेसमैन इतने छोटे मोटे काम नहीं करते हैं। उनको ऐसा मतलब लगता है, देखिए लगता तो है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी वहाँ पे क्या थे, पक्षपाती थे, और सभी खाने वाले थे। जब खाने वाले इंसान है तो ज़रूर उनको बचाने की कोशिश करेंगे ही, और किया भी गया। ठीक है, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम ना करेंगे। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह, हाँ यहाँ पे बोली जा रही है कि जो वंशीधर जो है, वंशीधर का भी इतना दोष नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वंशीधर पकड़ के लाया है अलाउद्दीन को, तो अलाउद्दीन को थोड़ी कष्ट उठानी पड़ी है। तो ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हम प्रसन्न है कि डिप्टी मजिस्ट्रेट कहते हैं कि हम प्रसन्न है कि अपने जो वंशीधर है वो अपने काम और सहज में सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली के उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। नमक हलाली जो है, मैंने नमक की चोरी करना, नमक को ले जाना, यह उनको क्या कर दिया है? बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है, ऐसी बोली जा रही है। ऐसी बातें उल्टा देखिए, उल्टा जो अच्छे भले व्यक्ति है भाई, उसी को इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपका दिमागी हालत ख़राब है। देखिए अब बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गया था वंशीधर को, आपको लगता है? आप अगर पूरी कहानी पढ़े तो आपको क्या विचार लगता है? हाँ देखिए ज़माना कैसा है, और वही अभी भी चल रहा है। उसके बाद वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। हाँ, वकील तो उछलेंगे ही भाई, क्योंकि वकील तो उन्हीं के चमचे थे ना। तो वकील उछलेंगे कि वाह, पंडित अलाउद्दीन को कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे ही छूट गए, आए और गए, है कि नहीं? आए एक रास्ते से, आए के रास्ते से गए। पंडित अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। ठीक है, जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग वाणों की वर्षा होने लगी। अब उल्टा लज्जित हो गए। लज्जित कौन होगा? वंशीधर। वंशीधर को लोग भला बुरा कहने लगे, उनकी तरफ कोई आँख उठाकर भी बातें, मतलब कोई बातें ही नहीं करते थे। ठीक है, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वान, लंबी चौड़ी उपाधि, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर को मालूम हो रहा है कि न्याय तो धन के आगे गिर जा रही है। जो इतने बड़े उपाधि लेकर अपने पद को संभाल रहे हैं भाई, वो भी रिश्वतखोर है, वो भी न्याय को भूल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। और इसीलिए ऐसा ही चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसलिए हमारे देश में वैसी हालातें बनी हुई है, उन्नतियाँ नहीं आ रही है। जगह जगह पर दंगे फसाद लगे हुए हैं, आतंकवाद अलगाववाद फैल रहा है।
ये सब फैलने का कारण क्या है? इन्हीं सब के कारण ना। आज अगर न्याय को नहीं पकड़ेंगे, अगर न्याय भाई कोई दोषी कर रहा है उसे मैं छूट देता हूँ, तो और आज एक मर्डर किया कल 10 मर्डर करेगा, आतंकवाद अलगाववाद तो फैलेगा ही ना, इसमें क्या बड़ी सी बात है। लेकिन इसको फैलाने वाला कौन है? हम लोग हैं, जो यहाँ पे रहता है, जो अपने पद को संभालता है और अपने पद को सच्चाई पे नहीं संभालता है, ठीक है, पैसे के तौर पे संभालता है, पैसा, उनको पैसे से मतलब है। तो यही है, वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। अच्छा, मुअत्तली का परवाना मतलब देखिए, एक सप्ताह ही बीता, मतलब एक सप्ताह। देखिए होता क्या है, अगर ऐसा दुनिया कैसा है मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी हालात ऐसी है कि कोई अगर मजिस्टर हो गया, कोई अगर कोई भी ऑफिसर की बात की जाए, हम कोई भी ऑफिसर हो जाता है अगर जो न्याय पे काम करना चाहता है, ठीक है, न्याय पे काम करना चाहता है, चाहे वो दारोगा ही क्यों ना हो, तो उसको यहाँ से तब्दला की जाती है, मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये सब मिला भगत रहता है सभी यहाँ पे, जहाँ भी ऐसी कार होती है ना, जैसे जहाँ भी देखिएगा कोई अच्छा अगर पुलिस वाला आ जाए या अच्छा मजिस्टर आ जाए, तो उनको कुछ दिन ही रखा जाता है, बाद में वहाँ से उनको भेज दिया जाता है। देखिएगा आज आया, उसको आज पोस्टिंग मिला आपके यहाँ पे, वो कुछ दिन काम किए, बाद में देखिएगा जब वो नहीं है, उनके जगह पे दूसरे आ गए। तो ये आना जाना का काम क्यों लगा रहता है? क्योंकि सच्चाई का ज़माना नहीं है भाई, जो रिश्वतखोर है वो टिकेगा, रिश्वतखोर नहीं वो नहीं टिकेगा। तो ऐसी ज़माना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, वो अगर ये वीडियो के माध्यम से नहीं बोला जा सकता, आप अगर सामने रहने से मैं सब कुछ थोड़ी ओपन कर सकता था। चलिए, कार्य परायणता का दंड मिला, बेचारे बेचारे भग्न हृदय शोक। और ये वंशीधर को भी तब्दला कर दिया जा रही है, जब आप यहाँ से चले जाइए अलग जगह आपको पोस्टिंग होगा। हृदय शोक और खेत से व्यतीत घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से बुढ़ा रहे थे, मतलब पहले से ही वो चिल्ला रहे थे, ठीक है, मतलब उनके पिताजी कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने न सुनी थी, अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चले हैं, पढ़ना लिखना बस अकारथ गया। इससे कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया, बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। तो एक ही बात है, एक तो नौकरी लगी थी किसी तरह कष्ट करके, और वो पिताजी समझाए थे, तो देखो बेटा ऊपरी आय जो है ना वह तो बहता हुआ स्रोत है, और मासिक वेतन चंद्र मतलब पूर्णिमासी का चांद है, जो एक बार दिखता है फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। इस सब मैं पहले चैप्टर में थोड़ा एक्सप्लेन किया हूँ, पहले पैराग्राफ में आप अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखें। तो बातें हो जा रही है, एक तो उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और तीर्थ यात्रा को भी जाना था, और इसी हालात में उनको अगर नौकरी से बैठा दिया जाता है तो क्या हालात बनेगी। तो इसीलिए वंशीधर उनके पिताजी बोल रहे हैं, जो लगता है मैं ऐसा चाहता, मतलब उनका मन ऐसा कर रहा है कि जी चाहता है कि मैं मेरा और तेरा सर फोड़ दूं, क्योंकि तुमने मेरा बात सुना नहीं है कि नहीं, और बोला था ऊपरी आय पे काम करना, मतलब घूस वगैरह जो भी मिलेगा तुम ले लेना, लेकिन तुमने इस पर एक्सेप्ट किया ही नहीं। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया, संध्या का समय था, बूढ़े वंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उसके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका, कई नौकर कंधे पर लाठियाँ साथ रखे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा कि पंडित अलाउद्दीन है। यहाँ पे एक बड़ी बात है, मतलब एक संध्या का समय था, एक सप्ताह बीतने के बाद की बातें की जा रही है, तो 1 वीक चला गया है। इसके बाद की बातें हैं कि जो उनके पिताजी थे, वंशीधर के पिताजी, बूढ़े वंशीधर, हाँ, बूढ़े वंशीधर मतलब वंशीधर के पिताजी जो थे, वो बैठ कर माला राम राम जप रहे थे। तो उसी समय उनके द्वार पर एक इंसान आया। वो इंसान कोई और नहीं था, अलाउद्दीन थे, जिसको हिरासत में उन्हीं का बेटा लेके गया था, ठीक है। तो वो आए, वो रथ पर आए, रथ में 2-4 उनके साथ बॉडीगार्ड तो रहेंगे ही भाई, लाठिया भी था, ठीक है। तो वो आए, आकर उनके दरवाजे पे खड़े हो गए। तो वो उनके पिताजी दौड़ कर गए और देखे कि अरे ये तो पंडित अलाउद्दीन है। झुक कर दंडवत की, और झुक कर दंडवत मतलब प्रणाम किया,
ठीक है, झुक कर वह माफ़ी मांगे और बोले चलो चप्पो करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आप चरण इस द्वार पर आए। ठीक है, अब वो बूढ़े बंशीधर है जो बंशीधर के पिताजी, वो बोल रहे हैं हमारा सौभाग्य है, हमारा भाग्य उदय हुआ कि आप जैसे इतने महान है कि नहीं, सॉरी, प्रतिष्ठवान व्यक्ति हमारे घर पर पधार रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, देखते हैं आगे। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाएं, क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। देखिए, अब अपनी इस संतान को गाली देते हुए, मतलब थोड़ी कोसते हुए, गाली में कोसते हुए बोल रहे हैं कि मेरा तो, मैं क्या आपको मुंह दिखाऊं, मेरा लड़का ने ऐसा कार्य कर दिया है, मेरा मतलब मैं लड़का अभागा कपूत है। ये बोले जे मेरा ये लड़का मतलब भाग्य वाला नहीं है, अभाग्य वाला संतान है। चाहे वो ईश्वर को भी बोले जो ईश्वर संतान दे पर ऐसा संतान न दे किसी को, ऐसी बातें कर रहे हैं। अलाउद्दीन से कही जा रही है, वह बूढ़े वंशीधर कर रहे हैं, मुंशी वंशीधर के पिताजी बूढ़े वंशीधर बोल रहे हैं। अलाउद्दीन ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसे संतान को और क्या कहूँ, बोलिए। जे वो अलाउद्दीन बोल रहे हैं नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपके संतान ने। तो बोल रहे हैं जे नहीं, ऐसे संतान को ये नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ। अलाउद्दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कृति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलाउद्दीन ने वंशीधर से कहा दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। ये उसी समय पिताजी के साथ पंडित अलाउद्दीन के साथ वंशीधर भी बैठे थे। पिताजी थे, वंशीधर थे और अलाउद्दीन थे। पंडित अलाउद्दीन कह रहे हैं कि देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे अपने हिरासत में ले लिया। एक बहुत आश्चर्य की बात है, पंडित अलाउद्दीन बोल रहे हैं, देखिए कि मुझे खुद ही आश्चर्य लग रहा है। मैंने आज तक जितने भी ईमानदार, जितने भी अमीर, जितने भी सेठ, जितने भी बड़े बड़े पद वाले व्यक्ति को देखा, लेकिन आपके जैसा व्यक्ति नहीं देखा, क्योंकि सभी ने हमसे रिश्वत लिया और हमको हिला न सका। लेकिन आप एक ऐसा पहला व्यक्ति थे जो हमें, मतलब मुझे हार मानना पड़ा। किसको हार मानना पड़ा बोलिए? अलाउद्दीन को हार मानना पड़ा। किसके आगे? वंशीधर के आगे, मुंशी वंशीधर का आगे। तो वही बोल रहे हैं आपने ही मुझे परास्त किया है कि नहीं। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था, लेकिन आपने धन का गुलाम नहीं हुए। ठीक है, आपके जैसा मैं धर्मता, मतलब धर्म पे चलने वाला इंसान अभी तक मैं नहीं देखा। मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपसे कुछ विनय करूं। वो बोल रहे हैं मुझे आज्ञा दीजिए, वंशीधर से आज्ञा मांग रहे हैं, जिसको नौकरी से निकाला जा चुका है उसी से आज्ञा मांग रहे हैं। जो वंशीधर आप मुझे आज्ञा दीजिए। पंडित अलाउद्दीन बोले मैं आपको कुछ विनय करना चाहता हूँ। वंशीधर ने अलाउद्दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। हाँ देखिए, वंशीधर सोच रहे हैं कि अलाउद्दीन आ रहा है, शायद और नमक मिर्च लगाएंगे, पिताजी को भी बोलेंगे आपका बेटा ऐसा है वैसा है कि नहीं, और बोले तो इसीलिए वो अपना क्षमा प्रार्थना किए नहीं, जब हम क्या क्षमा मांगूंगा उससे। तो वंशीधर थोड़ा अलग सोचने लगे, भाई जले में नमक छिड़कना, शायद ऐसा काम करने आ रहे हैं क्या पंडित अलाउद्दीन आगे। तो अपने पिताजी की यह ठाकुर सुहाई की बात आश्चर्य सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था, गर्व ने
अच्छा ये लाइन में छोड़ के आया हूँ क्या मैं? ना ना ठीक है। अच्छा ठीक है, यही है। यही है। तो अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात उसके बाद आश्चर्य की सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने जब लज्जा के सामने सिर झुका लिया, बहुत अच्छी बात है। वंशीधर जब देखें कि पंडित वंशीधर देखें पंडित अलाउद्दीन की जो ये दृष्टि थी, जो ये भाव थी, पंडित अलाउद्दीन जिस तरह बातें बोल रहे थे, तो वंशीधर सोचे हाँ एक तो बात है कि मुझे भी अच्छा लग रहा है कि सद्भाव झलक रहा है उनके मन में। किसके मन में? ये सद्भाव झलक रही थी पंडित अलाउद्दीन के मन में। वो सद्भाव से आए हुए थे उनके घर में और लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले। हाँ उनको भी लाज लग रहा था, पंडित अलाउद्दीन को लाज लग रहा था। अच्छी बात थी, लाज लगनी चाहिए थी, जैसे काम वो किए थे। यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझे तो मुझसे जो कुछ अनिवार्य हुई है, सॉरी अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। हाँ यहाँ पे पंडित वंशीधर भी अपनी माफ़ी मांग रहे हैं अलाउद्दीन से, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म ही बेड़ी में जकड़ा हुआ था। वह अभी उनको भी याद आया और वो बोल रहे हैं, वंशीधर बोल रहे हैं जे आप हमें माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं धर्म को नहीं छोड़ना चाहता था। हाँ वो बोल रहे हैं मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। और वो भी अपनी थोड़ी बोल रहे हैं जहाँ ठीक है मैं भी आपका दास हूँ, ऐसी बातें नहीं है, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहता था। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अब वो बोल रहे हैं, वंशीधर बोल रहे हैं ठीक है महाराज, आप जो भी आज्ञा दीजिएगा मैं अब आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि वंशीधर भी जान चुके थे कि यहाँ पे धर्म की जीत होने वाली नहीं है भाई, सब मिला भगत है। लेकिन अलाउद्दीन क्या कहते हैं देखते हैं। अलाउद्दीन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। अच्छा, नदी के तट पर जो मैं आपको रिश्वत दे रहा था, आपने रिश्वत तो लिया नहीं था नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, लेकिन आज आपको रिश्वत लेना पड़ेगा। वंशीधर बोले मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटियां ना होगी। हाँ वंशीधर बोल रहे हैं महाराज ठीक है, अलाउद्दीन को बोल रहे हैं मैं तो कोई योग्य हूँ नहीं, मैं कोई लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझसे जितना सेवा की जा सकती है आपका मैं करूँगा, उसमें कोई गलतियाँ या दोहराई नहीं होगी। अलाउद्दीन ने एक स्टाम्प देखे होंगे, एक स्टाम्प होता है लगा हुआ पत्र, मतलब एक लेटर होता है, लिफाफा होता है, इसमें सील मारा हुआ होता है। स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर दीजिए। जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। वाह बहुत अच्छी बात है कि अलाउद्दीन उनको एक बड़े पोस्ट पर रखना चाहते थे, क्योंकि ऐसे ईमानदार व्यक्ति जानते थे अलाउद्दीन आज तक मुझे मिला नहीं है और यही बंदा है मेरे लायक, तो इनको एक अच्छा सा पोस्ट दिया जा रहा है। वह उनको नौकरी से निकाली गई थी, तो अलाउद्दीन उनको फिर से नौकरी दे रहे थे और बोले थे आप इसमें अपनी हस्ताक्षर दीजिए, मतलब सिग्नेचर दीजिए, और अगर जब तक सिग्नेचर नहीं दीजिएगा मैं द्वार से नहीं हटूंगा। यह अलाउद्दीन बोल रहे हैं वंशीधर को। वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। शायद बहुत अच्छी बातें वहाँ पे लिखी हुई थी, आंसू भर आए। तो ये कागज़ लिफाफा से निकाला, लेटर को जब पढ़े वंशीधर तो वो रोने लगे, शायद आंसू भर आए। ये लेकिन प्रेम की आंसू थी, नम्र आंसू थी। देखते हैं पंडित अलाउद्दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। वाह, उनको मैनेजर का पद दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर में बोले, बाबा इतना बड़ा पद, देखिए नौकर चाकर सब कुछ फ्री, खाना पीना सब कुछ फ्री, इसके बावजूद भी आपको मैनेजर, आपको 6,000 रुपया इतना बड़ा पद दिया जा रहा था। दारोगा से मतलब मान के चलिए इतने बड़े पद में आ गए हो। पंडित जी देखिए कंपित स्वर में, मतलब कांपते हुए स्वर में बोले, वो वंशीधर बोले, पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसा उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। वो बोल रहे हैं, वंशीधर बोल रहे हैं, जे पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित जी देखिए एक तो बात है कि मैं आपकी जो भाव है उसको तो मैं टाल नहीं सकता, आपकी कही हुई बातें को मैं टाल नहीं सकता, लेकिन
ये भी बात सच है कि मैं आपके इतने बड़े पद को संभाल नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो अभी अलाउद्दीन क्या कहते हैं? अलाउद्दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है। मुझे एक अच्छे, सत्य, धर्म पे रहने वाला ऐसा इंसान चाहिए मुझे। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, यो तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कृतिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। हाँ, एक तो बात है। वह वंशीधर बोल रहे हैं, देखिए महाराज, पंडित जी, आपका तो मैं दास हूँ, मतलब आपका मैं दास हूँ, आपका सेवक हूँ, इतना मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना बुद्धि है नहीं। हाँ, इतना बुद्धि नहीं है, और इसलिए मैं आपका इतने बड़े महान पद को मैं संभाल नहीं सकता। ऐसे कार्य के लिए एक अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। और वो बोल रहे हैं, इस कार्य को करने के लिए एक नॉलेज वाली भाई, जिसका एक्सपीरियंस हो, अनुभवी मतलब एक्सपीरियंस वाले इंसान की ज़रूरत है। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं जो आप मुझे इस पद के लिए चुन रहे हैं। अलाउद्दीन ने कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वान की चाह है, न मुझे विद्वान इंसान नहीं चाहिए, न अनुभवी, ना ही मुझे एक्सपीरियंस इंसान चाहिए, न कार्यकुशलता के, मुझे कार्यकुशलता इंसान भी नहीं चाहिए। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। हाँ, अलाउद्दीन बोले, ऐसा गुण मुझे आराम से मिल चुका है। अब मुझे मत सिखाओ कि कौन गुणवान है नहीं है, तुम चुपचाप सिग्नेचर करो। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वान की चमक फीकी पड़ जाती है। हाँ, वहाँ पे बोला है, अब सौभाग्य ने, मेरा सौभाग्य है कि आपका जैसा एक हवलदार, ईमानदार हवलदार मिला था कि आपके आगे तो विद्वान और अयोग्यता वाले व्यक्ति भी फीका पड़ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि भाई विद्वान व्यक्ति भी, एक बड़ा बड़ा ऑफिसर भी घूस खा लेता है, तो वो कहाँ महान हो गया, है कि नहीं? आप तो जानते ही है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप पहले सिग्नेचर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव हुई नदी के किनारे वाले बेमुरौत, उदंड, कठोर और परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप जिस तरह का दारोगा थे, जिस तरह आपके अंदर वह कड़ी भाव थी, वह धर्म पे अड़े हुए थे, वैसा ही हमेशा रहिएगा। ठीक है। वंशीधर की आंखें डबडबाई, मतलब वंशीधर की आंखें में से आंसू निकल गए। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिया। और उनके शरीर भी काँप रहे थे, कौन? वंशीधर की। और उनकी आंखें में आंसू निकल गए, भाई आज इतना बड़ा पद हमें मिल रहा है, और वो भी जिनको मैं हिरासत में ले रहा था, वही इंसान मुझे इतने बड़े पद दे रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात हो रही है। और उनकी आंखों में से आंसू निकल भी रहे हैं, इसके बावजूद भी वह कागज़ पे अपने पत्र पे सिग्नेचर कर रहे हैं। अलाउद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। बहुत अच्छी यहाँ पे भावें प्रकट की जा रही है। अलाउद्दीन ने उन्हें गले लगा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो शायद हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म होता है, नहीं क्या? हम आगे के देखते हैं क्या है। हाँ बच्चे, हिस्ट्री आपकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, हिस्ट्री आपकी ख़त्म हुई। हमने बहुत कुछ सीखा। अलाउद्दीन किस तरह उन्हें एक बड़े पद पर मैनेजरिंग का, हाँ एक क्वेश्चन आया हुआ था, जब पंडित अलाउद्दीन वंशीधर को किस पद पर रखे थे या रखने के लिए आग्रह कर रहे थे, तो वो मैनेजरिंग पद था, मैनेजर के पद पर। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बावजूद भी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, आप बुक के अंदर से ही लिखें। पढ़ाई समाप्त करने के बाद वंशीधर किस पद पर नियुक्त हो गए, तो ये आपको मालूम है कि दारोगा के पद पर नियुक्त हुए थे। पंडित अलाउद्दीन के दातागंज के प्रतिष्ठ क्या थे? पंडित अलाउद्दीन दातागंज के प्रतिष्ठ क्या थे? व्यक्ति थे, दारोगा थे, न्यायाधीश नहीं थे, क्या है? जमींदार थे। पंडित अलाउद्दीन वहाँ के जमींदार थे। अदालत में पंडित अलाउद्दीन को देखकर लोग इसलिए विस्मित नहीं थे कि उन्होंने क्यों यह कार्य किया, बल्कि इसलिए, हाँ लोग, मैंने ये पढ़ाते हुए तो अभी ही पढ़ाया कि पंडित अलाउद्दीन को जब अदालत में ली जा रही थी तो लोगों के मन में यह सवाल नहीं था कि उन्होंने ये गलत काम किया। लोग तो जानते थे वो गलत काम करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर ये सवाल था कि भाई पकड़े कैसे गए।
वे कानून के पंजे में कैसे आए, यही बातें चल रही थी। कहानी के अंत में पंडित अलाउद्दीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का नियुक्त किया। क्या, देखिए यहाँ पे आ ही गया है, स्थायी मैनेजर के पद पे दिया। ठीक है, स्थायी मैनेजर बनाया, मैनेजरिंग की पद दी। यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लोग नमक का चोरी छिपे व्यापार क्यों करने लगे थे? क्योंकि नमक के ऊपर टैक्स लगा हुआ था, नमक मिलना इतना सरलता से नहीं मिलता था। पहले किस प्रकार की शिक्षा पाकर लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त किए जा रहे थे? किन गुणों के कारण वंशीधर अफसरों को मोहित कर दिया? नमक के दफ्तर मिल पूर्व कौन सी नदी बहती थी? ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2020 में आया हुआ था। जो नमक के दफ्तर की मिल कौन सा नदी बहती थी? तो यमुना नदी बहती थी। बच्चे लिखे भी थे, सबको मार्क भी मिला था। वंशीधर ने पंडित अलाउद्दीन को हिरासत में क्यों लिया? देखिए, हम बोल रहा हूँ यहाँ पे दो मार्क वाला का जो भी क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही, एकदम 100% मैं बोल रहा हूँ, गारंटी है। यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा और बोर्ड क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ से सब 3 नंबर से एक क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर से एक क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और घट्टे घट्टे लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है, सदैव प्यास बुझती है। आशा स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। मैं खुद ही चेक किया था वहाँ पे जाके पेपर को, तो वहाँ पे 2020 में आया था। ये भी आएगा इस बार। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वे जैसे चाहती है नचाती है। ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही प्रेमचंद की कहानी मानसरोवर, ये जो मानसरोवर है ना, उसमें प्रेमचंद की सभी कहानियाँ मिलती है हमें। तो ये सबको पढ़ना है, आपको एक भी छोड़ना नहीं है। अब बोलिएगा इधर वाला नहीं पढ़ने से हुआ, ये मुहावरे वगैरह ये सब छोड़ दीजिएगा फिर भी होगा। आप तो मुहावरे वगैरह वहाँ से विलोम शब्द वहाँ से करेंगे ही, व्याकरण भाव तो वहाँ से कर ही लेंगे, बुक को छोड़ के भी। यहाँ तक चाहिए, ये यहाँ तक सभी चाहिए, वो 2 नंबर भी चाहिए। ठीक है, तो मैं रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो आप भूल गए हैं। बस आते हैं वीडियो से, आपको फ़ायदा मिला और चले जाते हैं। भाई आपको ही फ़ायदा मिलने से नहीं होगा, थोड़ा चैनल को उठाना भी चाहिए, क्योंकि आप जब तक चैनल को नहीं उठाएंगे तो यूट्यूब वाले चैनल को भी थोड़ी आगे नहीं लेके जाएंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब वाले तब सपोर्ट करेंगे मुझे। जहाँ इसका सब कुछ ठीक है, कंटेंट ठीक है। आपको अगर कुछ त्रुटियाँ नज़र आ रही है तो ज़रूर नीचे कमेंट करें, कुछ भी क्वारी हो। ठीक है, बाय, टेक केयर। और मैं आशा करूँगा कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बच्चे जितने लोग देखते हैं लाइक बहुत कम रहता है, उसका 10% भी नहीं रहता है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी नया बच्चा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे सब कवरेज किया जा रहा है। ग्रामर हो गया, हिंदी इंग्लिश आसामीज़ ग्रामर कवर हो चुका है, पूरा लेक्चर ख़त्म है। हिंदी ग्रामर की आधी लेक्चर ख़त्म है। 30-40% इंग्लिश ग्रामर लेक्चर ख़त्म है। साइंस दी जा रही है, सोशल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, मैथ्स का लेक्चर हो रहा है। हिंदी तो पूरा हिंदी अब कुछ दिन में हिंदी कंप्लीट कर दूंगा। बाय, टेक केयर।